नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ सतीश नैनमोर। और सबसे पहले लिविंग इंडिया के सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। और आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। पंचकुला के शक्ति पीठ माता मनसा देवी मंदिर में आज भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दूर दराज से यहां लोग पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए और अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी के दर्शन किए, दरबार में माथा टेका और मां का आशीर्वाद लिया। 800 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की यहां पर सुरक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। 4 एसीपी स्तर के अधिकारी भी पूरे आयोजन पर नजर रखेंगे। लाखों की तादाद में भक्त माता मनसा देवी पहुंचते हैं। नवरात्रों में खूब भीड़ होती है और ऐसे में सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शक्ति पीठ माता मनसा देवी दरबार की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुबह सवेरे मां के दरबार में पहुंचे। माता मनसा देवी के दर्शन के विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। पलवल जिले में चैत्र नवरात्र के पहले नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा के भक्तों की मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। होडल के प्राचीन पटवारी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। भक्तों ने लाइन में लगकर बारी बारी से माता के दर्शन किए, पूजा की। श्रद्धालुओं का कहना है कि नवरात्र का पहला दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। और अब कुछ सियासी खबरें, बड़ी खबरें। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मुलाकात करेगा। दोपहर 12 बजे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिलेंगे। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर शिकायत करेंगे लिखित में। क्रॉस वोट करने वालों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस पार्टी की तरफ से जारी किया जा चुका है। 7 कांग्रेस विधायकों को शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। 7 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। कल कांग्रेस की तरफ से 4 विधायकों के नाम बकायदा बताए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा चुनाव में। और आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की गवर्नर से मुलाकात होगी। राज्यसभा चुनाव हो चुका है, चुनाव परिणाम भी आ चुका है, लेकिन अभी भी सियासी गहमा गहमी इसको लेकर खत्म न होती हुई नजर नहीं आ रही। अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े सतीश नांदल हाईकोर्ट का रुख करेंगे। भरत बेनीवाल जो एलनाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी वोट को लेकर चैलेंज करेंगे हाईकोर्ट में। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल ने चुनाव लड़ा था। भरत बेनीवाल की वोट को लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। भरत सिंह बेनीवाल ने नियमों के अनुसार वोट नहीं डाला, ये उनका तर्क है। वीडियोग्राफी में साफ नजर आ रहा है। इतिहास में पहली बार हुआ कि 0.33% से किसी उम्मीदवार की हार हुई हो, यानी अभी सतीश नांदल ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और वो हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर रुख करेंगे। आपको बता दें कि 2 वोटों को लेकर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। एक परमवीर सिंह टोहाना से कांग्रेस के विधायक, दूसरा नाम था एलनाबाद से कांग्रेस के विधायक भरत बेनीवाल का। एक वोट कैंसिल हो गया था, लेकिन भरत बेनीवाल का वोट वैध माना गया था, इनवैलिड नहीं माना गया था। अब इसी को लेकर सतीश नांदल की तरफ से अलग अलग मीडिया से बातचीत में ये कहा गया कि वो इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 0.33% से कोई उम्मीदवार चुनाव जीता हो, तो बहुत कम अंतर से यह हार जीत का फैसला इस बार राज्यसभा चुनाव में हुआ है। 3 निर्दलीय और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल ने नामांकन किया था। निर्दलीय हालांकि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष पार्टी के, लेकिन सतीश नांदल की चुनाव में
जो हार हुई है, उस हार के बाद सतीश नांदल ने अब हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। भरत बेनीवाल की वोट को लेकर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी तरफ से पिटीशन लगाई जाएगी। उनका कहना है कि वीडियोग्राफी में साफ नजर आ रहा है कि भरत बेनीवाल ने अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया। ऐसे में उनकी वोट रद्द होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, ऐसा अगर भविष्य में हो जाता है, तो राज्यसभा का चुनाव परिणाम बदल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम अंतर से ये चुनाव हारे हैं निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल। और कुरुक्षेत्र के कांग्रेस में जो एमएलए थे कुरुक्षेत्र में थानेसर से और बीजेपी पार्षद, उनके मारपीट के विवाद पर यह बड़ी खबर है। विवाद का विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने निपटारा किया है। कमेटी के सामने बीजेपी के प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा ने माफी मांगी है। कांग्रेस विधायक से लिखित रूप में माफी मांगी गई है। कमेटी के चेयरमैन मूलचंद शर्मा की तरफ से सिफारिश की गई कि भविष्य में अब नगर निकायों, पंचायत समितियों की बैठक में प्रतिनिधि के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कांग्रेस एमएलए और बीजेपी पार्षद के प्रतिनिधि के बीच में ये मारपीट हुई थी। नरेंद्र शर्मा जो बीजेपी पार्षद के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने लिखित में बकायदा माफी मांगी है। और अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन जुड़े हुए हैं। अशोक अरोड़ा जी, सबसे पहले लिविंग इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। और जो मारपीट का मामला था, उसमें फैसला हो गया है, लिखित में माफी मांगी गई है पार्षद प्रतिनिधि की तरफ से। आप क्या कहेंगे इस पर, संतुष्ट हैं आप? ऐसा मैडम, फैसले की बात नहीं है। मैंने तो जो आवाज उठाई थी वो इस बात की थी कि जब संविधान में एक आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को, तो वही बैठनी चाहिए। तो उसके प्रतिनिधि के रूप में जो बैठे वो नहीं होनी चाहिए। तो झगड़ा हुआ था, मेरी वो लड़ाई नहीं थी जी। मैंने मामला प्रिविलेज को दिया था। उनका फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। तो मैं उस फैसले का इस बात के लिए स्वागत करता हूँ कि उस फैसले में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि पाबंद किया जाए कि केवल मेंबर ही बैठेंगे, नॉट ए प्रतिनिधि। लेकिन ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस आपके साथ की थी। आप चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए कि जो चुनाव जीत कर आए वही ऐसी बैठकों में पहुंचे। तो ये जो मुहिम आप कहते कि मुहिम शुरू होनी चाहिए, क्या ये सरपंचों के लिए भी होना चाहिए? क्योंकि अब जब बात चली है तो इस अंजाम तक पहुंचे ये बात। बिल्कुल सबके लिए होना चाहिए। एक तरफ तो हम विधानसभा और पार्लियामेंट में भी महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारों को रोक के प्रतिनिधि के रूप में उनके परिवार के लोग चले जाते हैं। अच्छी बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। थे थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा, जिनके साथ बीजेपी पार्षद के पति ने मारपीट की थी। उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो बैठक में शामिल हुए थे और ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास खुद अशोक अरोड़ा लेकर गए थे। वहां से मूलचंद शर्मा ने अब बकायदा सीएस को लिखा है कि कोई भी प्रतिनिधि इस तरीके से किसी भी सरकारी बैठक में, आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं होगा। बकायदा आरोपी ने इसमें लिखित में माफी भी मांगी है। और उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान आया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर बोले हैं। कहा, हमारे 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। नाम और सारी रिपोर्ट हाईकमांड को भेजी जा चुकी है। धीरे धीरे एक एक करके सबके नाम सामने आ जाएंगे। बीजेपी ने जीत के लिए सारे हथकंडे अपनाए। 5 क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से, 4 नाम कल पार्टी प्रभारी बीके प्रसाद ने दिल्ली में मीडिया के सामने सार्वजनिक किए। और ये नाम जो थे मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, शैली चौधरी और रेणु बाला, ये 4 नाम बताए गए। लेकिन 5वां नाम फिर भी नहीं बताया गया। इसको लेकर भी कई सवाल उठे कि भाई किसको बचाया जा रहा है। ये सारा खेल क्या हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से है या फिर दिल्ली में कोई बड़ा खेला हो गया है? जब 5 क्रॉस वोटिंग है तो सिर्फ 4 नाम ही क्यों बताए गए? और मीडिया में ये नाम चल भी रहे थे, जिनकी पुष्टि भी 4 नामों की खुद बीके प्रसाद जो प्रभारी हैं उन्होंने की।
तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उनको दी गई थी इस बार के राज्यसभा चुनाव में, और अपने विधायकों को वो हिमाचल के कुफरी भी लेकर पहुंचे, फिर कसौली लेकर पहुंचे। सीधे वो राज्यसभा चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन ही चंडीगढ़ पहुंचे और काफी हद तक कामयाब रहे, लेकिन सेंधमारी से फिर भी नहीं बचा पाए। फिर भी 9 वोट जो थे उनके खिलाफ ही गए, चाहे कैंसिल हुए हो या फिर क्रॉस वोटिंग हुई हो। बहादुरगढ़ नगर परिषद में बड़ा एक्शन हुआ है। नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। वेस्ट जुआ ड्रेन पर बनी सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान बकायदा काटे गए हैं। कई दुकानों के बाहर जो सामान रखा गया था वो जब्त किया गया है। हाथ जोड़कर सामान बचाते हुए एक महिला दुकानदार भी तस्वीरों में कैद हुई है। दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई है। बहादुरगढ़ शहर में इंक्रोचमेंट हो रहा है, रास्तों को बिल्कुल रोक दिया जाता है। हमें चलने में पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण से काफी परेशानी हो रही है। आज हमारा जो नाले वाला रोड है इसका अभियान है, इसको पूरा क्लियर करेंगे और हम सरप्राइज आते हैं। सरप्राइज नहीं मिलता है कुछ ना, रोज रास्ता रोक के रहे हैं। पूरी टीम के साथ आए हुए हैं, फोर्स के साथ आ रहे हैं और आज इसको क्लियर करेंगे दोनों साइड इसकी। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने एक ठेके पर फायरिंग की थी। प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग कर यहां रकम मांगी गई थी, बकायदा पैसों की डिमांड रखी गई थी। आरोपियों पर पहले भी 11 मामले दर्ज हैं। IMT इलाके में आरोपी के साथ ये मुठभेड़ हुई है। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया है। तो 2 आरोपियों को धर दबोचा है। मुठभेड़ की खबर तस्वीरें देर रात की हैं, आपको दिखा रहे पुलिस बदमाशों के बीच में कैसे फरीदाबाद में मुठभेड़ हुई है। कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस 15 तारीख को थोड़ा नीचे करो डाउन मामले हुए थे जी। ठेके पे एक्सट्रैक्शन के लिए इसकी डाली थी और विनोद वाटे जी। अच्छा, उसी संबंध में इन्होंने किया था जी। उसी संबंध में उन्होंने पुलिस पे फायर किया था और नाकाबंदी से अपने यहाँ पे आ गए थे। सर गोली किसको लगी है? सर गोली किसको लगी सर? गोली नहीं लगी, वो गोली किसको? हाँ, इंजर्ड कौन हुआ है? तो इंजर्ड जो जिन्होंने पुलिस पे फायर किया वो इंजर्ड हुए। और क्या नाम था सर? क्या नाम था सर? खान गुजर। खबर रतिया से है, जहां गैस सिलेंडर की किल्लत से नाराज लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा और उन्होंने स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये लोग जाम लगाकर बैठे रहे और इसकी वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पिछले 2-3 से 4 दिनों से वो सुबह 4 बजे से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। लोगों ने प्रशासन के पर्याप्त गैस उपलब्ध होने के दावों पर भी सवाल खड़े किए। जाम की सूचना मिलते पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, लेकिन गैस की किल्लत पर अभी जो सरकार के दावे हैं उन पर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जो सरकार दावे कर रही है, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर भी दावा कर रहे थे कि सारे इंतजाम पर्याप्त है, गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन रतिया में लोगों ने कहा कि बार बार वो कतार में आकर लगते हैं। 3 से 4 दिन से लगातार यही प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और फिर ये लोग सड़क पर बैठ गए। रोड जाम लगाया था, रोड जाम खुलवा दिया है और सुबह तक सबको सिलेंडर दे जाएंगे। ये कि जैसे आज रात को गाड़ी आएगी तो सुबह तक सभी को सिलेंडर दे दिए जाएंगे। यही बताया कि आज लेट तक गाड़ी आनी चाहिए, रात तक, और सुबह वो सिलेंडर भिजवा देंगे सभी के घर में। अगर वहाँ नहीं भिजवाएंगे तो यहाँ से दे देंगे। मामला है जी 4 दिन हो गए आउंदिਆਂ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰੇ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ।
ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਆਏ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 8-9 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕੈਬੜ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੰਡਰ नहीं है। मैं कितना देवां? चुराना में व्यापारी के अपहरण के प्रयास में 36 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी है, भारी गुस्सा है। पुरानी अनाज मंडी में हुई बैठक में व्यापारियों ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि गुरुवार शाम तक, यानी आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपियों की तो शुक्रवार को बाजार बंद रहेगा। थाना प्रभारी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन व्यापारी संतुष्ट नहीं नजर आए और चेतावनी दी कि आगे सड़क जाम भी किया जा सकता है। मीटिंग हुई थी जिसमें आज के बारे में फैसला लिया गया था। 4 बजे दोबारा मीटिंग होगी, उसमें सामूहिक तौर से फैसला लिया है। अगर कल का टाइम हमने दिया है पुलिस को, अगर ये केस ट्रेस नहीं हुआ तो परसों सारा बाजार सब बंद हो जाएगा। मेन हाईवे भी रोका जाएगा और सारी बंद हो जाएगी जब तक ट्रेस नहीं होता। ये फैसला लिया गया। सभी समाज के आदमी थे, सारी यूनियन के आदमी थे, सभी ट्रेड के प्रधान आए हुए थे, सभी का सामूहिक फैसला है। पानीपत नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक के कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी है ट्रक को और टायर फटने से बताया गया कि यह हादसा हुआ। टायर फटने के कारण कंटेनर अनियंत्रित हो गया। दोनों ड्राइवरों ने किस तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। कंटेनर का ड्राइवर कैबिन जलकर खाक हो गया। दिल्ली से करनाल की तरफ ये दोनों ही वाहन जा रहे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस हादसे के बाद आग लग गई और पूरा का पूरा कंटेनर का जो ड्राइवर कैबिन है जलकर खाक हो गया। ये अगले गाड़ी के टायर फट गए थे और ये पीछे जा रही थी, एकदम इसमें टक्कर लग गई और टक्कर लग कर आग लग गई और दोनों ड्राइवर सकुशल हैं, कोई जनहानि नहीं हुई और रोड खुलवा रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। हरियाणा में डिजिटल अरेस्ट पर अब ब्रेक लगेगा। ड्यूल ओटीपी फॉर्मूला सरकार लाने की तैयारी कर रही है। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह नया सिस्टम लाया जा रहा है। 2 ओटीपी के बिना अब ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। साइबर क्राइम पर सख्ती आएगी और मामलों में अब कमी भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इससे बुजुर्गों, खासतौर पर साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से बचाया जा सकेगा। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध, खासकर डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार एक नया और अहम कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में संकेत दिए कि राज्य में ड्यूल ओटीपी सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को साइबर ठगी से बचाने में कारगर साबित होगा। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन के लिए एक ओटीपी बुजुर्ग के मोबाइल नंबर पर आएगा, जबकि दूसरा ओटीपी उनके बेटे या परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास पहुंचेगा। दोनों ओटीपी डाले बिना ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में बड़ी कमी लाई जा सकती है। जो डिजिटल अरेस्ट है उसके अंदर 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन्स वो इस गिरफ्त में आ जाते हैं। हमने अब ये निर्णय किया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने कि डिजिटल जो अरेस्ट है उसको रोकने के लिए ड्यूल ओटीपी हम उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और उसका ओटीपी जो बैंक से मांगते हैं तो उसका एक ओटीपी उसके बच्चे को भी जाएगा, ताकि जब बच्चा माँ बाप को पूछ लेगा कि आप ये 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि यहाँ क्यों भेज रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी रोक, जब वो बच्चे के पास ओटीपी जाएगा, एक उसके पास ओटीपी आएगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा जब तक बैंक दोनों ओटीपी को क्लियर न कर दे। जब दोनों ओटीपी क्लियर होंगे तो माननीय अध्यक्ष जी तब वो पैसा रिलीज करेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश
इसके ऊपर लगने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि साइबर अपराधी अब नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह की ठगी में अपराधी लोगों को डराकर या भ्रमित करके उनके बैंक खातों से पैसे निकलवा लेते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग इस तरह के अपराधों का ज्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वे तकनीकी प्रक्रियाओं से पूरी तरह परिचित नहीं होते। इसी को ध्यान में रखते हुए ड्यूल OTP का यह फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके अंदर लगातार नई नई तकनीक आ रही है, लोग भी उस तकनीक का उपयोग करते हैं और लोगों को यहाँ तक डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वो भी बड़ा एक साइबर क्राइम के अंदर ये चल रहा है। परंतु माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है केसों में साइबर क्राइम के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केसों में कमी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में ये 6054 थे, 2025 में ये 5000 हुए, कमी हुई है। इसके अंदर 17% की कमी आई है। और ठगी के मामलों के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी, ये 2024 में 9804 थे और 2025 में ये 6324 हुए। लगातार हमारी ये सरकार निरंतर ऐसे साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। 36% की इसके अंदर कमी आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये भी निर्णय किया है कि हम 0 FIR, अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो 0 FIR का भी प्रावधान हमने किया है, ताकि कहीं पर भी उसके साथ क्राइम होता है वो 1930 पे अगर कॉल करेगा तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाने के अंदर वो चली जाएगी। अभी इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 3 साइबर पुलिस स्टेशन गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में खोलने की घोषणा भी अभी की है, ताकि हम इसके ऊपर और गति से काम कर सके। ड्यूल OTP सिस्टम कैसे करेगा काम? पहला OTP खाते के मूल धारक यानी बुजुर्ग के मोबाइल पर आएगा। दूसरा OTP उनके परिवार के सदस्य जैसे बेटा बेटी के मोबाइल पर आएगा। दोनों OTP डालने के बाद ही बैंक ट्रांजैक्शन पूरा होगा। इससे किसी भी संदिग्ध या दबाव में किए जा रहे ट्रांजैक्शन को रोका जा सकेगा। परिवार के सदस्य को तुरंत जानकारी मिल जाएगी। गिरफ्तारियों में तेजी और तकनीकी से मुकाबला होगा। 1930 हेल्पलाइन और नए साइबर थानों से मजबूती मिलेगी। राज्य में साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन और 0 FIR की सुविधा लागू है, जिससे तुरंत कार्रवाई संभव हो पाती है। इसके अलावा सरकार ने बजट 2026-27 में गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा भी की है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।